अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हम ज़रा आज आराम कर रही हैं तो मेरा और आपका साथ रहेगा 2 घंटे के लिए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सुबह सुबह पढ़ी और लिखा हुआ था कि भाई आप जितनी भी पेट्रियार्की कर लें, घर तो हमेशा नानी का ही रहता है, नाना का कभी नहीं कहलाता, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। और एट द सेम टाइम जब भी आप कभी बच्चों से बात करें तो उनसे पूछें कहाँ जा रहे हैं, तो या तो वो नानी के घर जा रहे होते हैं या वो दादों के घर जा रहे होते हैं, कभी भी दादा के घर या नाना के घर नहीं आ रहे होते हैं। सो इट वॉज़ फनी बट इट हैड अ टंग इन चीक कॉमेंट इज़ वेल। बट एट द सेम टाइम हमारे माशरे में पेट्रियार्की की जंजीरें आहिस्ता आहिस्ता टूट रही हैं, हमारी लड़कियां हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं। और आज सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ भी एक अच्छी खबर से करें, क्योंकि पाकिस्तान विमेन टीम झंडे गाड़ रही है। भाई, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने तारीखी फतह हासिल की है और पाकिस्तान विमेन टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली मरतबा एक्चुअली T20 सीरीज़ जीती है। जी हाँ, क्रिकेट टीम हमारी न्यूजीलैंड को दूसरा T20 भी हराकर 3 T20 की सीरीज़ में जो बरतरी है, 2-0 की बरतरी, फैसला कुन बरतरी हासिल करने में कामयाब रही है। और पाकिस्तान के 138 रन्स के हदफ के जवाब में कीवी टीम 127 रन्स बना सकी। पाकिस्तानी बॉलर हैं फातिमा सना, इन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। सादिया इकबाल की बात करें तो इन्होंने 2 विकेटें ली हैं और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 6 विकेटों के नुकसान पर 137 रन स्कोर किए थे। 138 का हमने हदफ दिया था। मुनीबा अली ने 35, आलिया रियाज ने 32। और न्यूजीलैंड की तरफ से क्या हुआ, न्यूजीलैंड की तरफ से कोई भी खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका और पाकिस्तान ने यूं ये 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 2-0 से जीत ली है। सो जहां हम अपने बॉयज़ की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, वहीं हम ख़वातीन को तो मुझे लगता है हम ज़्यादा ही करते हैं। सो दिस वाज समथिंग विच वी ऑल वांटेड, विच वी ऑल वर वेटिंग फॉर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने सीरीज़ जीती है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ तो पहली सीरीज़ है जो हमारी लड़कियों ने अपने नाम की है। इसके अलावा क्या चल रहा है? इसके अलावा बहुत कुछ चल रहा है। यू नो, एट टाइम्स इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू सॉर्ट थिंग्स आउट कि आपको क्या बताया जाए और क्या पहले बताया जाए, क्योंकि हर मौजू को लेकर ये लगता है कि उतनी ही कौमी अहमियत का हामिल है एंड इट वुड बी ऑफ मोर इंटरेस्ट टू यू। लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्शंस करीब हैं, सो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा हुआ है। और बताना आपको ये भी है कि बानी तहरीक इंसाफ का बयानात देर बाद आए हैं, इनफैक्ट काफ़ी देर बाद आए हैं, लेकिन लहजा वही है, अंदाज़ वही है, वही जारहाना बातें हैं। साइफर केस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में बानी PTI बड़े पुरएतमाद नज़र आए, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश के इल्ज़ामात दोहराए। जनरल बाजवा और अमरीकी ऑफिशल्स को भी अदालत लाने का ऐलान कर दिया। इनकी तमाम तोपों का रुख कल भी उसी तरफ नज़र आया जहां माजी करीब में नज़र आता रहा है। ये भी कहा कि लिख कर देने को तैयार हूं, इलेक्शन PTI ही जीतेगी। उनका ये दावा अपनी जगह, लेकिन साइफर केस में 12 दिसंबर को शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। यही नहीं, एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के रेफरेंस में बानी PTI का ट्रायल भी मंजूर कर लिया। तोशा खाना केस में वो पहले ही इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। मौजूदा केसेस में भी अगर फैसले खिलाफ आ गए तो बानी PTI समेत पूरी पार्टी के लिए ही मुश्किलात बढ़ेंगी। बहरहाल, इनका इलेक्शन जीतने का दावा अपनी जगह है, लेकिन बाहर बैठे PTI वालों को तो इलेक्शन में हिस्सा लेना भी मुश्किल नज़र आ रहा है, जो एक्चुअली जेल से बाहर है। इसलिए केस कोई नहीं है, ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं। आपने देखा 2 सेंचुरीज़ के करीब बन गए मुकदमात, उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की ज़रूरत है, इमरान खान के गार्ड की ज़रूरत है, इमरान खान के बावर्ची की ज़रूरत है, इमरान खान के चौकीदार की ज़रूरत है जो गवाहियाँ दें। और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियाँ बयान करने। ये है सूरत हाल। तहरीक इंसाफ के बानी ने कल नून लीग की कायद नवाज शरीफ पर भी वार किए और उनकी वतन वापसी को अपनी हुकूमत के खिलाफ लंदन प्लान का हिस्सा करार दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को आड़े हाथों लिया, कहा किसी ने उनके खिलाफ साजिश नहीं की। आज वो जिन हालात से दो चार हैं, ये सब उनका अपना किया धरा है। अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके एहतियाज करना है,
ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो? ये किसने कहा था तुम्हें कि तुम लोगों को जो है वो ये चीज़ें समझाओ और नौजवानों को गुमराह करो, उनके ज़हनों को ख़राब करो और उन्हें ये समझाओ कि जनाब अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके जो है वो एहतिजाज करना है। गिरफ़्तारी ना देने का फ़ैसला किसके कहने पे किया था तुमने? अमेरिका के कहने पे किया था या मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे किया था कि मैंने गिरफ़्तारी नहीं देनी? वो भाई तुम्हें गवर्नमेंट गिरफ़्तार करना चाहती है या कोई अपना एजेंसी गिरफ़्तार करनी, तुम दो गिरफ़्तारी, उसके बाद तुम अपना जो है वो ज़मानत का हक़ जो है वो उसको जो है वो एक्सरसाइज करो। तो राना साहब के ख्यालात थे। दूसरी तरफ नून लीग ने पीपल्स पार्टी के इस इल्ज़ाम की वाज़ेह तरदीद की है कि वो इलेक्शन से भाग रही है। कल आपको याद होगा हमारी प्रोग्राम में शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा था कि भाई मुस्लिम लीग नून के अलावा तमाम जमातें चाहती हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो। मुस्लिम लीग नून तो इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार कर रही है। खैर, मुस्लिम लीग नून ने अब वाज़ेह किया है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे और वो इसके लिए तैयार भी हैं। वो अलग बात है कि इस वक्त नून लीग में टिकटों को लेकर खासे इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। MQM, नून लीग, PTI समेत तमाम छोटी बड़ी पार्टियां नई हल्काबंदियों से खुश नहीं हैं। पीपल्स पार्टी पर मर्जी की हल्काबंदियां करने का इल्ज़ाम भी लग रहा है। लगता है कि मामला अब अदालत में जाएगा। अपेरेंटली लेट्स सी क्या होता है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, सियासी डेवलपमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो साबिक चेयरमैन PTI का जिक्र करेंगे। बहुत अरसे बाद एक्चुअली उनकी गुफ्तगू सामने आई है और वो आज भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर ही कायम हैं। साजिश हुई है, अमेरिका ने कराई, जनरल बाजवा ने कराई, उनको अपनी इस सारे अमल में कोई गलती टिल डेट दिखाई नहीं देती। आपके लिए ये एक्सपेक्टेड मौक़िफ़ था कि इतने अरसे जेल में और सियासत से दूर रहने के बाद भी इंसान को अपने आमाल पर रिफ्लेक्ट करने का टाइम भी मिलता है, लेकिन उनका वही स्टांस है जो पहले था, या फिर अगर वो बदल जाते तो एक सरप्राइज़ होता? नहीं, जब जेल में थे और उनसे आम लोग नहीं मिल सकते थे या मीडिया नहीं मिल सकता था, तो उस वक्त भी कुछ न कुछ हमें जेल से तो ख़बर हो जाती थी और वो उनकी मजबूरी है कि वो ऐसी गुफ्तगू करे। वजह उसकी ये है कि उनको कोई डील ऑफ़र नहीं की जा रही है और पहले कुछ लोगों ने झूठ बोला, उनसे फ़लाँ मुल्क के सफ़ीर मिले हैं, फ़लाँ मुल्क के सफ़ीर मिले हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उनको मुक़्तदर हलकों की तरफ से कभी भी कोई ऑफ़र नहीं हुई है। और दरमियान में कुछ थर्ड पार्टीज़ ने जो मीडिएशन की कोशिश की तो उनको पता चला कि इमरान ख़ान साहब के बारे में दूसरी पार्टी जो है वो कोई उनको डील ऑफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो ये जानते हैं कि अगर वो चाहें भी, वो नरमी इख्तियार भी करें तो उनको न बाहर जाने दिया जाएगा और नहीं बाहर दिया जाने का उनके यहाँ कोई सोच है और ना उनको कोई दूसरी रिलीफ मिल सकती है। तो अब जब उनको यकीन है कि वो अगर चाहें भी तो उनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है और वो अगर चाहें भी तो उनके साथ कोई डील करने को तैयार नहीं है, तो इस सूरत में वो यकीनन अपने बयानिए पे डटे रहेंगे। लेकिन ये बात ख़ुद उनके बयान से भी वाज़ेह है कि उनको न कोई डील ऑफ़र हो रही है और ना उनसे कोई बात करने को तैयार है। इसलिए उन्होंने अपने रिवायती मौक़िफ़ और रिवायती गुस्से का इज़हार किया है। लेकिन जिस तरह पहले गुस्से का या पहले झूठ का उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि अब भी जो साइपर के बारे में वो अगर झूठ के बयानिए पे कायम हैं और सख्त लहजे में बात कर रहे हैं तो इसका भी उनको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। साफ़ी साहब, अब मुस्लिम लीग नून की ज़रा बात कर लें। दानिया अज़ीज़, एहसन इकबाल और दीगर भी कई इलाकों से रिपोर्ट्स एक्चुअली आई हैं कि टिकटों के मामलों पर बड़े सीनियर लोग हैं जिनके रिजर्वेशन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या इन्हें मामूल के अंदरूनी मसाइल कहें हम, या ये सब पार्टी के इलेक्शन चांसेस को भी डैमेज करते हैं, इस तरह के इख्तलाफात? ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी मुल्क की बड़ी जमातों के अंदर जमहूरियत का बिल्कुल फ़ुक़दान है और वो ख़ानदानी जमातें बन गई हैं और पिछले सालों में उन्होंने अपनी तंजीमों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। बस जो लीडर की खुशामद में सबसे आगे होते हैं वो उतने ज़्यादा करीब होता है। तो दूसरा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ये भी अलमिया है कि मुस्लिम लीग नून ने अमलन अपने आप को पंजाब तक और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को सिंध तक महदूद कर लिया था। तो अब जब इलेक्शन आ रहे हैं
तो इलेक्शन में तंजीमें ख़ुद ब खुद मुतहरिक हो जाती हैं और अब हर एक की ख्वाहिश होगी कि उसको टिकट मिले या उसके रिश्तेदार को टिकट मिले। तो मेरे ख़्याल में दानियाल अज़ीज़ और एहसन इकबाल की भी जो लड़ाई है वो टिकटों की तकसीम की लड़ाई है। और यही होता है कि जब सियासी जमातें के लीडर उनके मुशावरत नहीं करते और पार्टी तंजीम को मजबूत नहीं रखते तो फिर उनको इस तरह के झगड़ों का सामना करना पड़ता है। अच्छा साबिर साहब, सियासी महाज पर ये सब पेशरफ्त तो रहेंगी हैं भी, हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी अब आना शुरू हो गए हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून नए हल्के चैलेंज करने का इरादा कर चुके हैं। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा, अदालतों में मामलात गए, तो क्या उम्मीद रखें? 8 फरवरी तक ये सारा कुछ सेटल होता नज़र आ रहा है आपको? एज एन इलेक्शन टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं? नहीं, सेटल नहीं होगा। मेरे ख्याल में हल्काबंदियाँ यहीं रहेंगी। अगर किसी के एतराज़ पे 19-20 उसमें तब्दीली आए तो वो हो सकता है, लेकिन हल्काबंदियों में अब इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? अब ख़ुद एक ऐसी हुकूमत ने जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जिसमें नून लीग भी थी, जिसमें JUI भी थी, जिसमें अख्तर मैंगल भी थे, जिसमें MQM भी थी, इन सब ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। और जब नई मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन की आईनी ज़िम्मेदारी है कि वो नई हल्काबंदियाँ कर लें। दूसरी तरफ उसके पास वक्त भी बहुत कम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो इलेक्शन की तैयारी के लिए मुकर्ररा वक्त में हल्काबंदियाँ ना करती तो आज फिर इलेक्शन कमीशन उस सिलसिले में कटहरे में खड़ा होता कि इतना वक्त गुजर गया और उसने हल्काबंदियाँ नहीं की। तो वो मनमाने हल्काबंदियाँ नहीं हो सकती। मसलन माजी में तो ज़िले भी ऐसी जगह पे कि तहसील बनने के काबिल नहीं थे, उनको ज़िलों का स्टेटस दिया गया था। और माजी की जो हल्काबंदियाँ थी वो जिस मरदमशुमारी की बुनियाद पे हुई थी तो इन सारी जमातों ने उनको मुस्तरद किया था और वन टाइम उसको एक की बुनियाद पे इलेक्शन करने की इजाज़त दे दी गई थी। अब इलेक्शन कमीशन कोई तो कुलिया इस्तेमाल करेगा ना। तो इलेक्शन कमीशन ने अब के बार आबादी का कुलिया इस्तेमाल किया है सबके लिए। तो जब आबादी का कुलिया इस्तेमाल किया है तो उस हिसाब से तब तकरीबन तमाम लोगों के पुराने हल्के मुतासिर हुए हैं। उधर कैंडिडेट्स ने जो होमवर्क किया है, लोगों को ओब्लाइज किया है, गमी शादी की है, तो वो पुराने हल्कों की बुनियाद पे की है। तो उनको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन मेरे ख़्याल में आला अदालतों में सुप्रीम इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ को जस्टिफ़ाई कर सकती है, लेकिन सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मंजूरी इन्होंने दी है नई मरदमशुमारी की और फिर इलेक्शन कमीशन ने कोई फार्मूला तो बनाना था। तो फार्मूला इस अब के बार उन्होंने ये बनाया है और ये ठीक भी है कि मसलन माजी में हमने देखा कि एक हलके में टोटल चंद हज़ार वोटर्स हैं और दूसरे हलके में 4-5-6 लाख वोटर्स हैं। एक MNA वो 1200 ऐसा भी हुआ है कि 1200 के वोटों की बुनियाद पे लोग आके असम्बली के मेंबर बन जाते थे। तो जब कुलिया एक बनाया हुआ है तो उसमें किसी को फ़ायदा हुआ होगा, किसी को नुकसान हुआ होगा, इसलिए सब जमातें मुतरज़ हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में आला अदालतों में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ शायद प्रिवेल कर सकता है। एक्चुअली जब कोई फार्मूला बनाया जाता है तो उसमें किसी को नुकसान किसी को फ़ायदा होता है, यही होता है। और अगर सब जमातें मुतरज़ हैं तो फिर कुछ तो किया होगा ही। अगर एक आधा एतराज़ होता है तो शायद फिर सर्टनली देखने की ज़रूरत थी कि किसी एक को अब टारगेट तो नहीं किया जा रहा, लेकिन अब सभी को रिजर्वेशंस हैं और लेट्स सी क्या होता है। अगर अदालतों में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ किस तरह से पेश करता है और किस तरह से उसे डिफेंड करता है। अभी हमारे पास ये भी खबर है कि कौमी स्क्वाड ने, हमारे जो बॉयज़ टीम है वो जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, ट्रेनिंग सेशन में इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों ने फील्डिंग की प्रैक्टिस की है। कल तो हमने आपको बताया था ना कि ज़रा बारिश हो गई थी, इसलिए इंडोर हो गया था सारा मामला शिफ्ट, लेकिन फिर भी बाहर फैंस वैंस मौजूद थे। इसलिए लेटेस्ट ये है कि ये जो दूसरा प्रैक्टिस सेशन है ये भरपूर तरीके से जारी रहा। पाकिस्तान टीम 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ 4 रोज़ा मैच में हिस्सा लेगी और उसके बाद फिर हमारी बाज़ाब्ता टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बाय द वे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियावी जो हैं वो कैंगरूज़ होते ही हैं, लेकिन वो कैंगरूज़ खाते भी हैं। एंड द कैंगरू बारबेक्यू, ग्रिल कैंगरू इज़ वेरी फेमस इन ऑस्ट्रेलिया।
खैर, आज हुमा नहीं है तो हम आपके साथ ही बातें करेंगे और आप हमें बातें करने के लिए या हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा ले सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। भाई, वजारत ख़जाना ने आवाम को महंगाई में कमी की खुशखबरी सुना दी है। आवाम वैसे अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कहाँ उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उनको ढूंढने से भी रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वफाकी वजारत ख़जाना की जानिब से जारी किए गए इक़्तिसादी अपडेट और आउटलुक के मुताबिक मईशत बेहतरी की राह पर चल निकली है। चलें जी, शुक्र है। आने वाले चंद महीनों में महंगाई में कमी और माशी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। ज़राई शोबे की तरक्की में भी मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। दिस कैन बी एक्चुअली ग्रेट। ट्रैक्टर की फ़रोख्त में 86.8% इजाफा हुआ है। पहली बार स्टॉक मार्केट 60,000 का हिस्सा पार कर गई है। आउटलुक के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी, दरामदात में मुसलसल इजाफा, पाकिस्तान की बरामदी मंडियों की कॉम्पोजिट लैंडिंग इंडिकेटर में बेहतरी आई है। और वजारत ख़जाना की रिपोर्ट देखने सुनने में तो बड़ी खुशगवार और इत्मीनान बख्श लग रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें आवाम के बस से बाहर हैं। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह 41% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। सो हम इसी उम्मीद पे आसरा किए बैठे हैं कि आने वाले महीनों में कुछ बेहतरी आएगी। उधर सनतकारों का हाल ये है कि गैस की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है, जिस पर वो हड़ताल कर रहे हैं। कल कराची में सनतकारों ने हड़ताल की और ये भी कहा कि अगर गैस टैरिफ बढ़ाने का फ़ैसला वापस ना लिया गया तो हड़तालें मज़ीद बढ़ा दी जाएंगी। और उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई हम कैसे अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर पूरे करें इस कीमत पर गैस, बिजली वगैरह ख़रीद कर। इफ्तिखार शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इफ्तिखार साहब, जो आदाद शुमार हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो तो बता रही हैं कि भाई आने वाले महीनों में महंगाई में भी कमी होगी, हमारी मईशत सही ट्रैक पर भी आ गई है, मामलात सेटल हो गए हैं, वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था और अनस्टेबिलिटी थी, अब वो भी सारा टल गया है। आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री सेक्टर में, अपने इर्द गिर्द जो आपके ताजर भाई हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे बात करते हुए भी यही सेंस मिल रही है कि हाँ, द वर्स्ट इज़ ओवर, जो बदतरीन हालात थे वो गुजर गए हैं, अब आगे बेहतरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आपको मेरे ख्यालात लेने का। देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है और जो रिपोर्ट आई है, हम उस पर कमेंट्स ये कर सकते हैं कि इस वक्त बेहतरी की सूरत हाल पहले 2 महीने पहले नज़र आ रही थी कि जा रहा है बेहतरी की तरफ। 2-3 इकदाम जो गवर्नमेंट के थे वो इस किस्म के इकदाम थे कि हम ये समझ रहे थे कि बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन जो पिछले दिनों जो हालात पैदा किए गए हैं बिजली के और गैस के मामलात में इस वक्त इंडस्ट्री ने एक दिन हड़ताल की है, कल सारा दिन बंद रही है इंडस्ट्री। किसी किस्म की कोई एक्सपोर्ट नहीं हुई, भैया जाम रहा है। पूरे कराची का, पूरे बलूचिस्तान का और सिंध का जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है सब बंद रही हैं। उसकी वजह सिर्फ गैस की प्राइसेस पे है। देखिए, पहले ये हुआ था कि गैस की जो प्राइसेस थी पिछले महीने अक्टूबर के अंदर इन्होंने 1100 रुपये से बढ़ाकर ओगरा ने 1350 रुपये कर दी थी। 1350 रुपये में 22% इनका प्रॉफिट शामिल था तमाम एक्सपेंसेस के साथ। चूँकि ओगरा डिटरमाइन करती है प्राइस को, उन्होंने 1350 रुपये डिटरमाइन करके ECC में भेज दिया गया। उसके बाद जो है ECC ने उसे 2100 और 2400 और 2500 के लेवल पर ले गए। इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज है और जो लोकल इंडस्ट्रीज जो माल मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब आप मुझे ये बताएं कि 1100 की प्राइस जिसको डिटरमाइन जो है वो 1350 ओगरा ने किया है, जो इंक्लूडिंग ऑफ द ऑल एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग ऑफ देयर। इफ्तिखार साहब, आप बता रहे थे कि भाई 2 महीने पहले तक तो आपके ताजर लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट्स बड़ा खुश थे कि जो इक़दाम हो रहे हैं बेहतरी आएगी। अब 2 महीने पहले आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या था, क्या हुआ एक्चुअली? वैसे तो हम सबको पता ही है जो भी हो रहा था, अफगान ट्रांजिट ट्रेड इन डॉलर्स वाला मामला, उसको कंट्रोल करने का, लेकिन क्या वही सारे फैक्टर्स थे जिससे आप लोगों को इत्मीनान था और अचानक से अब सिर्फ ये बिजली और गैस के टैरिफ हैं जो आपको तंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कराची के अंदर हमारी जो ताजर बरादरी थी वो इस बात में बहुत खुश थी कि जो स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिया है, जो इक़दाम किए हैं, इसके साथ डॉलर जो है वो नीचे की तरफ गामजन था और गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि डॉलर के अंदर जो है ना वो एक स्टेबिलिटी आए। उसकी वजह से हमारी जो मईशत थी वो भी एक जगह आकर कोशिश कर रही थी कि बेहतर तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट्स को अच्छे प्राइस पर काम हमारा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अचानक जिस तरह ये इन्होंने गैस की प्राइस को 130% के लिए को बढ़ाया और बिल्कुल नाजायज़ तरीके से बग़ैर किसी को सुने और बग़ैर इंडस्ट्री को
लिए हुए, अपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए, उससे मईशत का पहिया एकदम रुक गया है। आप ये समझें कि 130% की प्राइस बढ़ने के बाद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी हाई हो गई है, और उसके साथ ही हमने जो है इस मुल्क से माल एक्सपोर्ट करना है, और हमने वाली कोशिश ये है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस तरह की हो कि हम अपने रीजन को मुकाबला कर सकें। लेकिन इस प्राइस के बाद हमारा तो इंडस्ट्री चलाना ही मुश्किल है, और उस क्वालिटी में हम माल एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, एक्सपोर्ट को बढ़ा ही नहीं सकते, जो कि हमारा मेन एम है। और हमारी इंडस्ट्री चलने का मेन एम ये है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि 54% जो है कराची की सनतें जो है वो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू लेती हैं, और 68% हम कराची वाले सिर्फ हमारे जो एक्सचेकर में जमा करते हैं, नेशनल एक्सचेकर में टैक्स जमा करते हैं। ये तमाम अवामिल के साथ कराची की इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। कराची की इंडस्ट्री को इस तरह प्राइस जो 100% बढ़ाना है कि सारा सर्कुलर टैक्स हम पे डाल दिया जाए, ये नाजायज़ तरीकाकार था। इसके लिए हमने बहुत ही कोशिश की, और हमने कोशिश की अखबारों में, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमने अखबारों में एक सीरीज चलाई थी, अखबारों में हमने कोशिश की कि ये अपील की गवर्नमेंट से। आपने कोशिशें बहुत की हैं, अखबारों में अपीलें भी थी, हड़ताल भी की। हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी है कि भाई गैस महंगी आए तो फिर महंगी गैस सस्ते कैसे बेच सकते हैं, दीगर मामलात भी हैं जिनको सेटल डाउन करना है। आप लोग भी वैसे सोच रहे हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर। बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं जो एटलीस्ट अगर अपने नॉट अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लेकिन अदरवाइज जितने ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, बिजली के, लाइट्स हैं, पंखे हैं, एसी हैं, वो सारा ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट कर चुके हैं। जी, वो देखें, उसका बतदरीज शिफ्ट किया जा सकता है, उसको ये बात नहीं है। लेकिन जो आप प्राइस की बात कर रहे हैं, वो हम नहीं कहते कि महंगी प्राइस आपको जितनी की कॉस्ट करती है। ओगरा कहती है कि 1350 इंक्लूडिंग द प्रॉफिट हमें कॉस्ट कर रही है। हम ये नहीं कहते कि हम उससे नीचे दें। हमें किसी किस्म की आज तक सब्सिडी इंडस्ट्री को नहीं दी गई, और ना हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने की कॉस्ट आती है गैस की, वो हमें दी जाए। अब जिनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनको जो फर्टिलाइजर को सब्सिडी दे रहे हैं, घरेलू सनत को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ चोरी हो रही है उसको आप हम पर मत डालें। देखना 400 सर्कुलर डेथ IMF कहता है कि आप डालें, आप गैस की, लेकिन वो सारी इंडस्ट्री पे आप डाल देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठे, अगर आपके कॉस्ट प्रॉफिट के साथ 1350 आती है तो हमारे साथ बैठकर आप हमारी बात को सुने, और आप देखें हमारी जो बात। तो आपकी बात कोई सुन रहे हैं गौहर एजाज साहब और दीगर जो लोग हैं, आप लोग राब्ते में हैं किसी से, आपकी बात किसी तक पहुंच रही है? इज़ देयर अ नेगोशिएशन गोइंग ऑन? क्योंकि जाहिर है ये भी नुकसानदेह है मुल्क की मईशत के लिए कि इस तरह इंडस्ट्रीज़ हड़तालें करें, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो भी मुतासर हो और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मुतासर हो। जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ लोग तो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अक़वाम वाला जो बाख्तियार लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री के साथ बैठ के हमारे साथ उस मामलात को तय करें। हम नहीं चाहते कि इंडस्ट्री बंद हो, हम नहीं चाहते कि मईशत का पहिया रुक जाए। आप समझते हैं अब्दुल्ला साहब, अगर मईशत रुकी, पहिया जाम हुआ और इंडस्ट्री बंद हुई तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, उससे कितना हरासमेंट पैदा हो जाएगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की ज़रूरत है, वो इंडस्ट्री को चलाने की ज़रूरत है, और हम बिल्कुल चलाना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री बंद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप इस कॉस्ट में हमें दे देंगे गैस कि जी हमसे इंडस्ट्री चलेगी नहीं, नुकसान ही हो सकेगा, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री को चलाना। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार शेख साहब, आपने अपना मौक़िफ़ यहाँ पेश किया। लेट्स सी के जो नेगोशिएशंस आपने कहा चल रहे हैं, और इसमें भी आपकी शिकायत है कि जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं उन लोगों की तरफ से आपसे कोई रब्ता नहीं किया गया। पर्टिकुलरली कराची की इंडस्ट्री आपको लग रहा है कि उसको टारगेट किया जा रहा है या उसको उस पर ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। सो लेट्स सी इस तनाज़े का क्या हल निकलता है, बिकॉज़ हड़तालें तो हो रही हैं जिससे सर्टनली अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी मुतासर होता है। अभी हमारे पास और भी हैं, अभी हम आपको ये बताएंगे कि भाई इतना हंगामा हुआ, उसके बाद क्या हुआ। दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदार होने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को बिग बैश लीग खेलने के लिए इजाज़त मिल गई है। इस पे
क्या कहा जा सकता है, ठीक है बिग बैश लीग खेलें, वहाँ पे भी कुछ तजर्बा ही हासिल होगा। पीसीबी ने ऑल्दो हारिस और उसामा मीर को 5-5 मैचेस, जबकि ज़मान खान को 4 मैचेस के लिए एनओसी जारी किया है, लेकिन हारिस रऊफ वाला खासी कंट्रोवर्सी बन गई थी। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट पीसीबी, द कंट्री वांटेड हिम टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड, ही सेड आई जस्ट डोंट फील लाइक गोइंग। सो ये उन्होंने कहा, और अब पता लग रहा है कि वो बिग बैश लीग खेलने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियाई लीग बिग बैश के लिए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, उसामा और ज़मान खान को एनओसी फाइनली जारी कर दिए हैं। सो दैट इज़ सेटल्ड नाउ। एक ट्रिब्यूट जो हमने देना है, आज हम ट्रिब्यूट देंगे 1971 की पाक भारत जंग के शहीद मेजर मोहम्मद अकरम को, जिनका आज 52वां यौम शहादत है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 1971 की पाक भारत जंग के दौरान महाज पर दुश्मन के अनगिनत हमलों को बहादुरी से पसपा किया, और आज इन्हें याद किया जा रहा है। बाय द वे, थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस। आप लोग भरपूर साथ देते हैं जब आपको पता होना मैं या हुमा कोई हम में से अकेला है। सो यू नो सेंड इन योर कमेंट्स एंड यू सेंड इन योर सजेशंस एज वेल। आपको बताएं कि साबिक कप्तान सलमान बट एक बार फिर सोशल मीडिया या दीगर जगह, हर जगह ही इनफैक्ट मौजूए बहस बने हुए हैं। कल भी हमने तफसीली बात की थी। कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाने और फिर फौरी निकाल देने का मामला अब तक ज़ेर बहस है, जिस पे वहाब रियाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ आई एम सॉरी बेतुकी थी। आवाम में दो तरह की वाज़ेह राय सामने आ रही है। एक राय ये है कि सलमान बट साहब अपनी गलती का किया भुगत चुके हैं, उन्हें नया मौका मिलना चाहिए। दूसरी राय इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हत्ता कि कौमी खिलाड़ी और क्रिकेट के माहिरीन भी इस मामले में साफ मुनक़सिम नज़र आते हैं, एज इन डिवाइडेड है उनकी ओपिनियन। अब ये कहा जाने लगा है कि बेहतर है कि पीसीबी अब तय कर ले कि आइंदा अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है उसका बेसिकली एसओपी बना दिया जाए। तो कानूनी रास्ता क्या होगा? क्या किसी सज़ा याफ्ता खिलाड़ी को वापस जगह या ओहदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता? साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ जो इस वक्त टीम डायरेक्टर भी हैं, वो पहले दिन से आज तक अपनी बात पर कायम है कि जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम क्या किया, दे सोल्ड द कंट्री। आई एम सॉरी, वी आर नॉट टेकिंग इट अवे कि भाई आप रिफॉर्म हो गए होंगे, आप एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे पाकिस्तानी होंगे, बट दिस हैज़ हैपेंड एंड पर्टिकुलरली व्हेन यू वर द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में उनकी कोई जगह नहीं है। मोहम्मद हफीज़ का मौक़िफ़ है, यही साबिक कप्तान रमीज़ राजा का भी मौक़िफ़ है। मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज मुख्तलिफ सोच रखते हैं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने सलमान बट को कौमी सिलेक्शन कमेटी में कंसल्टेंट तैनात किया। ये तनख्वाहदार एक पोस्ट होती है। इसी पे ज़रा बात करते हैं कि होना क्या चाहिए, क्या कोई लकीर खींच देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बड़ा रेयर था कि वज़ीर आज़म हिमसेल्फ इंटरवीन्ड, जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, और फिर उनके इंटरवीन करने की वजह से ये फैसला फौरी तौर पर वापस करना पड़ा। वहाब रियाज को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, आपका भी मौक़िफ़ बाय द वे वैसे शुरू से ही वाज़े है इस मामले पर कि जो लोग सज़ा याफ्ता हैं, जो इतनी बड़ी बदनामी का बाइस बने हों, ज़रा मायूब लगता है, लेकिन जिन्होंने मुल्क को बेचा और स्पॉट फिक्सिंग का इतना बड़ा स्कैंडल दुनिया में सामने आया, पाकिस्तान की बदनामी हुई राइट आफ्टर श्रीलंकन टीम अटैक, उनको पहले भी जिनको मौके मिले नहीं मिलने चाहिए थे, और अब तो ये हद ही हो गई अपेरेंटली। देखो अब्दुल्ला, आपने जैसे कहा, मेरा स्टैंड भी डे वन से एक ही है कि जो लोगों ने मुल्क को बेचा, क्रिकेट को बेचा, अपने आप को बेच दिया। एक होता है कि इंसान खुद जाके जुआ खेले अपने पैसों से, वो अलग चीज होती है, मगर आप मुल्क को बेच दें, क्रिकेट को बेच दें। देखें, करोड़ों लोग जो होते हैं, वो हमारे जितने 25 करोड़ की आबादी है, वो आपने देखा होगा कि कैसे वर्ल्ड कप में दुआएं कर रहे होते हैं, और आप पूरी कौम दुआ कर रही है और आप बेईमानी कर रहे हैं। इससे बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, इसको ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस वक्त जो है मेरा तो ये है कि जो शख्स जिसने क्रिकेट को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, पाकिस्तान को बेच दिया, उसको स्टेडियम में ही एंट्री नहीं होनी चाहिए। He cannot enter the stadium, चाहे दुनिया का कोई काम करे। दोबारा मौका मिलना मुझे नहीं समझ में आया। पुलिस हो, आर्मी हो, FIR हो, क्या कहते हैं, FBR हो, कोई इदारा हो, वहां आप बेईमानी करें, जेल हो जाए, आपको पकड़े जाए, क्या दोबारा वो इदारा अपने आप उसको रखेगा? कौन रखता है? आप अपने घर में किसी नौकर ने चोरी कर ली, जेल हो गई, उसको वापस आएगा, आप उसको रखेंगे? यार, कॉमन सेंस की बात है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि उनके चौकीदार उनके घर में चोरी डाका मार दे और उसके बाद वो दोबारा आ जाए जेल काट करके, सर मुझे दोबारा रख ले, मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मेरी बड़ी तबलीग हो गई है, मैं तो इस्लामी हो गया हूँ, आप रख लेंगे उसे? कभी नहीं रखेंगे।
अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नहीं रखेंगे तो आपने एक फैसला करना है। देखिए फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना खिचड़ी बनी हुई है, माजरत के साथ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे क्या हो रहा है, कौन फैसले कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। समझ में नहीं आ रहा। अगर प्राइम मिनिस्टर बीच में आ जाए तो ये तो खतरनाक चीज है सर। आईसीसी आपको बैन आपको लगता है कि पीसीबी इटसेल्फ धड़ेबंदी का शिकार है, ग्रुपिंग है? मुझे तो नहीं पता कि वहां पे किस किस्म के धड़े हैं। वो तो एक लोग हैं अपॉइंट, जो आधी से ज्यादा मैनेजमेंट है वो। अब देखें ना, मोहम्मद हफीज की राय इस मामले में किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन वहाब रियाज ने ये फैसला किया। क्यों नहीं दिया? हाँ, स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? आपने हफीज ने स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। अब देखिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि किसी की नौकरी हो जाए, किसी की जॉब लग जाए, पैसे मिल रहे हैं, वो भी खामोश हो जाता है। क्यों? आप स्टेटमेंट देना चाहिए था हफीज को कि ये गलत है, उसने नहीं दिया। हो सकता है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उसके मतलब उसमें ये चीज हो। खैर ये चीजें पहले सोचने की होती हैं। सिक्कू, ये जो राय है कि भाई इन लोगों को मौका देना चाहिए, वो रिफॉर्म हो चुके हैं और अपनी किए की सज़ा भी भुगत चुके हैं, तो फिर मौका कहाँ दें? यू नो, आउटकास्ट तो नहीं बनाना। सलमान इज़ ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड जब भी आप मिलें बड़े वो, अगर कभी डिस्कशन शुरू हो जाए तो बड़े नादिम भी होते हैं अपने किए पे, और वो ये भी कहते हैं कि यू नो इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। बट इन्हें कहाँ मौका दिया जाए? फिर जो कर रहे हैं वही करने दिया जाए, या फिर किसी तरह मतलब पसे पर्दा रखा जाए? क्या किया जाए इनके लिए फिर, ऐसे लोगों के लिए? अब्दुल्ला, मैंने पहले वाले चंक में क्या बात कही थी कि भाई आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज हो जाए, मैं जो लोग ये कह रहे हैं, चले मैं सलमान भट्ट से खुद पूछ लें, कि उनसे बिठाकर पूछ लें कि आपके घर में आपका चौकीदार, आपका काम करने वाला कोई आपके घर में कोई गलत हरकत कर देता है, पकड़ा जाता है, जेल हो जाती है, क्या वो दोबारा आपके पास आएगा नौकरी के लिए? क्या आप उसको रखेंगे? मैं सिर्फ एक सवाल ये सलमान भट्ट साहब से आप खुद पूछ लीजिए किसी। अब वो कह रहे हैं कि मेरा तो अफगानिस्तान के साथ मुआहिदा हो रहा था, वो भी नहीं हो सका। वैसे उनको इतनी कॉमन सेंस उसी वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि जब पीसीबी उन्हें कंसिडर कर रहा था, और आई एम श्योर कि वहाब रियाज ने उनसे बात की होगी, तो वो कहते हैं कि वहाब ये इट्स अ बैड आइडिया, आप ये ना करें, ताकि एटलीस्ट उनका अफगानिस्तान के साथ जो मुआहिदा हो रहा था वो तो देखो बात ऐसे ये कि वहाब रियाज माजरत के साथ वो भी तो, उनका भी तो नाम उसमें कुछ आया था ना, जैकेट बदलने का उसमें पैसे पड़े थे, इस किस्म का, वो प्रूफ नहीं हो सका था, मगर नाम तो आ गया था ना। अगर मेरा नाम भी किसी एक चीज में आएगा तो वो रिफ्लेक्ट तो करेगा जब भी कोई बात होगी। आजकल तो मतलब है कि इतना मोहतात होके चलना पड़ता है लोगों को कि एक लम्हे के लिए आपने कोई गलती कर दी, यकीन करो अब्दुल्ला, मैं तो बाहर किसी चीज में नहीं जाता, कहीं किसी दावत में, पार्टीज में नहीं जाता, डर के मारे के कोई तस्वीर ना खींच ले। आजकल तो इतना एक इश्यू खड़ा हो गया है ये कैमरे, टेलीफोन्स के। हमारे दौर में तो हमारे मजे से हम तो पार्टी करते थे, अब तो डर के मारे घर से नहीं निकलना, मतलब मजाकन कर रहा हूं, मतलब चीफ सेलेक्टर ने चने फैसला किया, फिर एक डायरेक्टर है हफीज साहब, फिर उसके बाद 10 लोग और होंगे हायरार्की में, फिर चेयरमैन ज़का अशरफ साहब हैं। किसी को नहीं ख्याल आया कि यार इसका बड़ा आसान तरीका ये दिस विल फायर बैक। नहीं देखिए, हो गया ना, फायर बैक तो हो ही गया। इसका बड़ा आसान तरीका होता है, अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज हो, आपके अपने नजदीक के काफी जर्नलिस्ट होते हैं, लोग होते हैं, आप उनके से एक शोशा छुड़वा दें। हाँ। कि हम सोच रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि जी, और आप उस पर रिएक्शन जज कर लेते हैं, गेज कर लेते हैं कि हाँ। फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देखें, वो बोले यार मैंने तो नहीं बोला, ये तो लोगों की अपनी राय थी, हमने तो नहीं बोला, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। आपको रिएक्शन का पता चल जाएगा। मशवरे दे रहे हैं, इस किस्म की चीजें कर हैं? मैंने कहा आप मशवरे दे रहे हैं कि ये करना चाहिए था। मैं मशवरे मैं फ्री में देता हूँ कोई पैसे नहीं लेता, मगर ये एक कॉमन सेंस की बात है ना। आप एक कंट्रोवर्शियल शख्स है, उसको लाना चाह रहे हैं, आप पहले एक शोशा छोड़ दें पीछे से, सोशल मीडिया पे आपके पास इतना बड़ा इदारा है, खामोशी के साथ छोड़ दें, रिएक्शन पता चल जाएगा, उसके बाद फैसला कर लें। मगर फिलहाल पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो खिचड़ी बनी हुई है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक किसी को प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, अल्लाह करे फिर कोई सेंसिबल किस्म का आदमी आ जाए जो इसको प्रॉपर्ली तरीके से चलाए। एक्चुअली दिस इज द ट्रेजेडी, कोई सिस्टम का नहीं समझ आ रहा। पीसीबी का अपना मुस्तकबिल हमें समझ नहीं आ रहा। चेयरमैन पता नहीं 2 महीने बाद कौन होता है कौन नहीं होता। फिर हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी आ गया T20 की, कि अभी हम उसी से नहीं निकले थे, बाबर आजम और इंज़मामुल हक वाली कंट्रोवर्सी से, कि ये भी शुरू हो गई है बीच में। सो डू यू थिंक कि ओवरऑल हमारे क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएंगी ये चीज़ें इन द लॉन्ग रन? अगर ये इसी तरह चलती रही तो नुकसान पहुंचा रही है। अब देखो लड़के अपनी मर्जी से क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ।
मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट तो हारिस रऊफ सही है, अभी मगर उन्हें वो बिग अपनी बैश मर्जी के से लिए खेल रहे एनओसी हैं। मिल गया, आपको क्या प्रॉब्लम है इसी को? नहीं देखिए, वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं ना कि मैं बिग बैश खेलने जाऊंगा, पाकिस्तान के लिए फिलहाल नहीं खेलना चाहता, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक रूल्स बना देना, एक लाइन खींच दें। वो आजकल तो बड़ा कहा जाता है ये रेड लाइन है, तो एक रेड लाइन खींच दें कि भाई ये है, आपने इसमें रूल्स में रह के खेलना है तो पाकिस्तान के लिए खेलें, वरना फारिग जाएं, आप कहीं खेलें। आप देखिएगा जब ये पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे ना, इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कम होंगे, आप इनको पीएसएल ना खेलने दें। पीएसएल शुड बी द टारगेट। देखिए, उसको आप क्राइटेरिया बनाएं कि अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे और आप अगर हमारे लिए नहीं खेल सकते, हमारी क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो आप पीएसएल भी नहीं खेलेंगे। आप कह करके दिखाएं, मगर किसी में है हिम्मत ये करने की, करके दिखाएं। अब्दुल्ला, आप खुद सोच लें, अगर ये रूल बन जाए कि आप पीएसएल भी नहीं खेल सकते, आप अगर पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये रूल बनना चाहिए। मेरी मैं बात बहुत सुने, वो सख्ती कहते से हैं इस कि बात पे कहता हूं। हम हैं अब नीश है, दुनिया में नीश का दौर है और हम स्पेशलिस्ट हैं T20 के, तो हम T20 ही खेलेंगे। जो स्पेशलिस्ट हैं 5 रोज़ा क्रिकेट के, उनसे 5 रोज़ा खिलवाएं। जो स्पेशलिस्ट हैं 1 रोज़ा के, आप उनसे 1 रोज़ा खिलवाएं। आपको ये सिस्टम काम करता हुआ कैसा लगता है? यार, आप जो वर्ल्ड कप की टीम जीती थी T20 की, इंग्लैंड की, मैंने उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल के रखा था। अगला प्रोग्राम मैं करूंगा इंशाल्लाह, मैं दोबारा निकाल के रखता हूँ। हर लड़का जो कि T20 का वर्ल्ड कप खेला था इंग्लैंड की तरफ से, जो स्पेशलिस्ट है, वो उनकी काउंटी क्रिकेट खेलता है, वो जाकर उनकी काउंटी क्रिकेट खेलता है, उनके सबके सामने 100 वनडे 4 डे मैचेस लगे हुए हैं। तो वो कौन सा सिस्टम है? अगर आपने ऐसे ही करना है तो भी हम तो सिर्फ 2 रोजा खेलेंगे, अब T10 खेलूंगा तो खेलने दें, आप इनको सिस्टम से निकाल दें। आप अपना रूल बनाए ना सर, अब लड़के अपना रूल बनाएंगे या इदारा अपना रूल बनाएगा, या हम जियो पे काम करते हैं कि हम अपने रूल्स बनाएंगे कि मैं ये बात करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इदारा आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसका ख्याल रखना है। सिंपल इज दैट। दुनिया का कौन सा इदारा है वो फ्री हैंड देता है आपको कि जो करना है करो मियाँ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी जो मर्जी करो? कोई नहीं करता। हर इदारा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। आप बना दे, अगर क्रिकेट बोर्ड एक दफा ये बना देगा तो बात खत्म, हम भी नहीं बोलेंगे ठीक है जी क्रिकेट बोर्ड ने बना दिया। मगर इस वक्त तो कुछ नहीं है ना, खिचड़ी बनी है। आपने इसको पहले सेटल करना है, उसके बाद ही बात होगी। मगर आप ये बताएं ना कि हारिस कहता है मैं खेल ही नहीं सकता, चले वनडे तो छोड़ दें, वो खेल लेगा, बाकी वो 4 रोज़ा। आपको लगता है कि जो खिलाड़ी जो अभी फिजिकली और मेंटली भी तैयार नहीं है टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, उनको डोमेस्टिक साइकिल में आहिस्ता आहिस्ता लाकर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए? ये काम भी तो पीसीबी का ही था ना। अचानक से बैठ के आप कैसे इसको दौरा ऑस्ट्रेलिया पे चलें भेज दें? दौरा ऑस्ट्रेलिया पे अगर जा रहा है एज अ टीम मेंबर तो ही इज सपोज टू परफॉर्म व्हेन द टीम नीड्स हिम। या तो आप कह दें जी ये ऐसे ही जाएगा, ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, या आप ये देखेगा, ऑब्जर्व कर क्या, या फिर उसको डोमेस्टिक में पूरा सीजन खिलाएं और उसके बाद उसको किसी दौरे पे भेजें इंटरनेशनल। ये पीसीबी को करना चाहिए था ना। बार बार एक चीज कह रहा हूं कि पहले अपनी लाइनें तो ड्रॉ कर लें, क्रिकेट बोर्ड अपनी लाइनें ड्रॉ कर ले कि भाई ये रूल है, ये रूल है, फिर इसको फॉलो करवाए। अभी तो कुछ भी नहीं है ना, अभी तो कोई रूल नहीं है। एक लड़के का, देखिए अब्दुल्ला, एक लड़के का ये हक है कि अगर वो थक चुका है, जहनी तौर पे वो नहीं तैयार या वो जहनी तौर पे नहीं चाहता, उसका राइट बनता है कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता। तो फिर वो कहीं ना खेले ना, वो अभी दिसंबर में ही बिग बैश क्यों खेलने जा रहा है फिर? बस अब यही तो बात है, तो कोई रूल नहीं बने हुए ना, आपने लाइनें नहीं ड्रॉ की हुई। चल, लाइनें ड्रॉ हो जाए तो फिर खत्म हो जाए। रूल तो तब बनेंगे जब कुछ सिस्टम आएगा। सिस्टम अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो भी है बस ये एडहॉक है और हैपहैज़र्ड है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ भाई। अच्छा जी, अभी ज़रा फ़लस्तीन की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होते ही फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल का जुल्म और बर्बरियत अपने उरूज पर है। ऐसा लगता है कि आरज़ी जंगबंदी से फ़लस्तीनियों की शहादतों में जो वक्फ़ा आया था वो कसर पूरी कर रहा है अब इसराइल। 2 दिनों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। अब तक 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं। इसराइल ने हज़ारों घरों की तबाही के अलावा 100 कदीम सकाफ़ती मकामात को भी तबाह कर दिया है। वैसे जो सेटलर्स होते हैं ना, वही इस तरह अपने आसार कदीमा और ज़मीन की तबाही का बाइस भी बनते हैं। अदरवाइज़ जो नेटिव्स होते हैं, क्या वो ये सब कुछ करेंगे? शायद नहीं। कल भी इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमले जारी रखे। हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों को उनके मुताबिक निशाना बनाया गया। दावा किया उन्होंने। फिर बैतुल्लाहिया, खान यूनिस, शुजाइया और रफ़ह में सैकड़ों फ़लस्तीनियों की पनाहगाहें जो मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल, शॉपिंग मॉल, रिहायशी ब्लॉक्स पर भी बमबारी की गई, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा।
गज़ा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी गई। इसराइल में आपको इसराइल की तरफ से ये सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि अस्पताल पहले भी कहाँ छोड़े गए थे, अस्पताल और एम्बुलेंसों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मज़ीद सैकड़ों शहादतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बाज़ जगह हमास ने जवाबी हमलों में इसराइली फ़ौजी ठिकानों, टैंकों को मिसाइलों से निशाना बनाया है, जिसमें 8 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। अब तक मारे जाने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 77 हो गई है। लेबनानी सरहद पर झड़प में भी 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा शहर और शुमाली इलाकों में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद हो चुकी है। ये जो जंगबंदी के बाद वक्फे के बाद जो हमले किए जा रहे हैं, जिनमें पहले से ज़्यादा शिद्दत है, लेकिन शायद उस तरह से बात नहीं हो रही है, दुनिया की टेंशन उस तरह से नहीं दोबारा इस जानिब मबजूल। हम तो यहाँ बात करेंगे और ताज़ा सूरत हाल मालूम करेंगे। सीनियर अरब सहाफ़ी खालिद अलमीना हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद शुक्रिया। बताइएगा, जो डर था वही हुआ है। 1 हफ़्ते की जंगबंदी, उसके बाद इसराइल ने पहले से ज़्यादा हमले शुरू कर दिए हैं। क्या मकसद नज़र आता है? गज़ा ऑलमोस्ट एक मलबे का ढेर बन चुका है और क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? ये चाहते हैं गज़ा फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली। आपने देखा इनका मोडस ऑपरेंडी जो है बच्चों को मारना, इन्फेंट को 7,000 बच्चे मारे। अब ये लोग इनके इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके दे आर हिटिंग एट द प्रोफेसर्स क्लास। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को उन्होंने मारा, टॉप रिसर्चर्स को मारा, इनके घर ये सब जानते हैं। सो दिस इज जेनोसाइड, दिस इज हॉलोकॉस्ट। लेकिन ये जो 1 वीक जो था वो सिर्फ इट वाज आई वॉश। लोगों को झूठ बोल रहे थे कि हम लोग इसके बाद कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज अ जनरल जेनोसाइड। इस पूरे इशू में खालिद मुस्लिम ममालिक के किरदार पर भी बात करेंगे, लेकिन आलमी ताकतें या वेस्टर्न पावर्स का जो रोल रहा है उन्हें तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आपको लग रहा है उनकी तरफ से भी इसी तरह से कोल्ड शोल्डर मिलेगा और वो पैट ऑन द बैक करते रहेंगे इसराइल के कि जो करना है करो, इनफैक्ट करते चले जाओ, हम तुम्हें मदद भी देंगे? वल्लाह दिल टूट गया, जैसे मैंने आपको पहले कहा, दिल टूट गया। ये वेस्टर्न पावर्स का प्लान है, ये डिले टैक्टिक्स जो हो रहे हैं। और आपने देखा कि ये ब्लिंकन, जिसको लोगों ने एंजल ऑफ डेथ कहा, मैं तो एंजल ऑफ डेथ नहीं कहता हूँ, ये तो शैतान के ये है। लेकिन जो हो रहा है इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड, लेकिन इट विल फेल। क्योंकि आप 2 मिलियन को क्या करेंगे? सबको मारेंगे? आपने 15-20 हज़ार को अभी मारा है। यू गो एंड कंटिन्यू। आई थिंक सुब्हानअल्लाह समथिंग इज अबाउट टू गिव। कुछ ना कुछ होगा, या ये वेस्ट बैंक में कुछ इंसरेक्शन होगा, लड़ाई है, या मालूम नहीं क्या, यू कैन नॉट से इट। लेकिन जो ये डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स पर, कल उन्होंने यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर को कत्ल किया। सो ये सब बहाना है वेस्टर्न पावर्स का। ये ऋषि सुनाक, ब्लिंकन और ये सब जो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता, इनके पहले से ये प्लान था टू फिनिश देम। माई फीलिंग कि ये सब कर रहे हैं कि पूरी मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी, पूरी मिडिल ईस्ट का जो सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करेंगे। इट्स अ लॉन्ग रेंज प्लान, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह हैज़ हिज वे। इफ़ इट्स अ लॉन्ग रेंज प्लान तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो दीगर ताकतें हैं इस खत्ते में, जो बड़े ताकतें तो क्या बड़े इन्फ्लुएंशियल और अमीर ममालिक हैं। फ़लस्तीनियों को जो रिलीफ मिला था, सीज़ फायर मिला था, वो भी सीज़ फायर मुस्लिम ममालिक की सख्त वार्निंग्स के बाद ही मुमकिन हुआ था। आपको लगता है कि ख़ास तौर पर अरब ममालिक एक दफ़ा दोबारा कुछ प्रेशर डालने में कामयाब हो सकेंगे? अब तो हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से डेलीगेशंस हैव गॉन टू फ्रांस। फ्रांस रिफ्यूज टू मीट इट फर्स्ट टाइम। यानी ये लोग जब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गल्फ स्टेट्स में या अरब स्टेट्स में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट, वो जाते हैं एकदम झुकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि ये करो तो कहते हैं अल्लाह इसराइल वी कैन नॉट कंट्रोल। दिस इज अ वेल प्लान्ड प्रोग्राम। देखते हैं क्या होगा। सऊदी अरब ने काफ़ी कहा, इसके बाद कुवैत ने, OIC के, लेकिन सो फार जिसको जो इंकरेजमेंट जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, आप जानते हैं वेस्टर्न पावर्स, विदाउट नेमिंग एनीवन, ऑल ऑफ देम दे आर रिफ्यूजिंग। सो फार वी डोंट नो। अब तक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इज देयर। उन्होंने
30-40 इसराइलियों को जहन्नम भेजा. So we don't know what is going to happen. Next 3-4 days are crucial. Saudi Arab again has sent, इनके foreign minister का statement आया, कतर का इसका, but statements are not enough. So we do not know what will happen. मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ because हालात on the ground is bad. जो हो रहा है हम बस ये कहते हैं कि दुआ कीजिए कि ये जो mass killings, Holocaust is happening. बहुत शुक्रिया आपका. सीनियर अरब सहाफ़ी खालिद अल-मीना हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली ज़हनी तौर पर शिकस्त देना चाहते हैं. फ़िज़िकली तो सब ख़त्म कर ही दिया है. हज़ारों 7,000 बच्चे अब तक इसमें शहीद हो चुके हैं. फ़लस्तीनी बच्चों की हम बात कर रहे हैं. और अब जो इंटेलिजेंशिया है, जो रिसर्चर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स हैं, उनको लिटरली बाय प्लान वाइप आउट किया जा रहा है. उनके घरों को पता है उनके घरों पे बम बरसाए जा रहे हैं ताकि जो सोचने वाले लोग हैं, जो फ़िक्र को जला बख्शते हैं, उनको भी ख़त्म कर दिया जाए. कोई सोचने, पढ़ने, लिखने वाला, बात करने वाला बचे ही ना. सो ये एक प्लान है जिसका इशारा दे रहे थे खालिद अल-मीना साहब. खैर, उन्होंने कहा कि अगले 3-4 रोज़ बहुत अहम हैं. लेट्स सी किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, क्या डेवलपमेंट होती हैं. अल्लाह करे कि अमन आए और फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी आसान हो सके और उनको अपने हुकूक और अपनी ज़मीन वापस मिल सके. जी, अगर हम लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बड़ा हमें फ़ख्र होता है, बड़ी खुशी भी होती है. किसी भी शहर से आप पाकिस्तान के लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद का अपना हुस्न है, लेकिन लाहौर ने जिस तरह तरक्की की, जिस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ वो शहर, वो बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन एट द सेम टाइम जब यही ख़बरें दुनिया में हेडलाइन बनती हैं और लाहौर का नाम दुनिया का आलूदा तरीन शहर के तौर पर आता है तो बड़ा दिल दुखता है. और दिल दुखना भी चाहिए क्योंकि इतना अच्छा शहर हो, इतने अच्छे खाने हों, इतने अच्छे लाहौर वाले हों और लाहौर की आलूदगी को किसी तरह कम ना किया जा सके. सो इट इज़ अ ट्रेजेडी. ये मनाजिर हैं, ये होता है जो हम बचपन में फैसिनेट करते थे ना, धुंध में वॉक करना और रोमांटिक गाने सुनना. वो धुंध जो है अब जहर में बदल चुकी है क्योंकि बाज़ रिसर्चर्स के मुताबिक कई सिगरेट पीने के मुतरादिफ है. बिल्कुल इट इज़ इक्वल टू स्मोकिंग मैनी सिगरेट्स अगर आप कई घंटे स्मोक में सांस लेंगे तो. मसला बहुत बड़ा है, इसको हल कैसे करना है. ट्रांसपोर्ट का मसला है, एग्रीकल्चर का मसला है, भट्टों का मसला है, क्या है मामला, वो सब कुछ भी देखना है. अभी हम बिलाल अफजल साहब से बात करेंगे जो मिनिस्टर हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पंजाब के. बिलाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग. अब ये बताइएगा, कई सालों पुराना मसला है, ज़ाहिर है आप लोग तो इंटरिम सब सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन इस मरतबा तो हद ही हो गई. अब ना सिर्फ लाहौर बल्कि अतराफ़ के शहरों तक ये आलूदगी फैली और बीमारियां चाहे वो गले की हों, सांस की हों, आँखों की हों, एक वबा की सूरत अख्तियार कर गई. लोगों ने ये सोच लिया कि उन्होंने आगे लाहौर शहर में रहना है या किसी और शहर को अपना मस्कन बनाना है. क्या हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड है कि हमारा ये मसला कहाँ से आ रहा है और किस चीज़ को हमने कर्व करना है सबसे पहले ताकि लोग जिंदा रह सकें अल्टीमेटली. तो शायद द लेवल ऑफ रिसर्च जो आपको चाहिए होती है ना, इसका सही आंसर निकालने के लिए कि व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू आवर हाई AQI एंड थ्रू आउट द ईयर, उसके लिए अभी भी हमारे पास कोई रिसर्च सेंटर नहीं है. सो आई वुड से कि देयर आर स्टडीज जो कहती हैं कि 35% ट्रांसपोर्ट से है एंड देन 20 एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड देयर इज वन मोर व्हिच इज क्रॉप बर्निंग. सो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 35% के ऊपर अगर हम लोगों ने कैसा एक्शन लेना है, अगर 60% है, देयर आर स्टडीज दैट से दैट 60% इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, देन ट्रांसपोर्ट शुड बी टैकल्ड फर्स्ट. लॉन्ग टर्म इसका प्लान बनाने की ज़रूरत है, बट इशू ये है कि हम सबकी मेमोरी जो है बड़ी शॉर्ट टर्म है. हम अभी भी जैसे सारे बात कर रहे हैं कि स्मॉग बहुत ज़्यादा होगी लाहौर के अंदर. लाहौर में स्मॉग पिछले 10 साल का इशू है. अगर ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करें तो 2022 was the worst year and before that we had 2017 that was a very bad year. Even right now we are 20% less than 2022. So हम लोगों को इस इशू को लाइव रखने की ज़रूरत है, मीडिया को, पॉलिसी मेकर्स को थ्रू आउट द ईयर, कि जब हम ये चीज़ देखना बंद भी कर दें तो हम लोग इसके बारे में बात करें, सो दैट द पॉलिसी मेकर्स आर फोर्स्ड, देयर हैंड इज फोर्स्ड, क्योंकि ये डिसीजन जितनी भी हम लेंगे ये एक्सपेंसिव होंगी
और इसके अंदर फिर हम लोगों को अपनी नालियां बनाने और उससे अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के जो है वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी जो कि वैसे नज़र नहीं आएगी लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा लॉन्ग टर्म होगा। यूजली जो हमने देखा पॉलिटिकल हुकूमतें व्यू ले रही होती हैं वो मैक्सिमम 5 साल का ले रही होती हैं। It took China 12 to 13 years to control the AQI in their cities और उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारी रिसोर्सेज की कमी ज़्यादा है। So I would say कि we somewhat know what the issue is, बट उसके लिए भी हमें एक बेस रिसर्च सेंटर के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत से इक़दाम किए, स्मार्ट लॉकडाउन, नॉट लॉकडाउन, ये सारी चीज़ें, और शहर की पॉकेट्स भी क्या आइडेंटिफाई की जा सकती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा अगर है सूरत हाल ख़राब तो वहाँ पे क्या वजह है? आबादी बहुत ज़्यादा है, ग्रीन कवर ना होने के बराबर है। हमने ओवर द इयर्स ये भी देखा कि लाहौर में दरख्तों को भी बेदरेग और बेदिली से काटा गया। जो ग्रीन एरियाज़ होते थे वो मिनिमाइज़ होते गए। सो शहर की ये ज़ुबू हाली भी हमारे अपने ही हाथों की है। All of these are issues जो कि बट आपका मेजर इशू जो है वो अगेन आई वुड से कि इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का भी ज़रूरत है कि ये जो हवा उठती है बे ऑफ बंगाल से उठती है, बांग्लादेश से होती हुई, ढाका से होती हुई, इंडियन सारे शहरों से होती है, हमारे तक पहुंचती है। सो जब हमारी हवा ईस्ट टू वेस्ट चलती है तो हमारा EQI गोज अबव 300 और जब हमारी द अदर वे चलती है यानी कि पाकिस्तान के साउथ से आ रही हो या नॉर्थ से हवा आ रही हो तो वो अबाउट 200-150 EQI होता है। सो ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये रीजनल इशू है। दिस इज वन ऑफ द इश्यूज दैट वी नीड टू इवन सिट डाउन विद इंडिया एंड डिसाइड। जब हम पानी के ऊपर उनसे बात कर सकते हैं तो हम लोगों को स्मॉग पे भी करनी चाहिए। एंड दे वर मोर एट रिस्क। हम लोगों के ऊपर तो दुनिया की उस तरीके से नजर नहीं है जिस तरीके से इंडिया के ऊपर है। उनके वर्ल्ड कप के मैचेस कैंसिल होने लगे थे बिकॉज ऑफ स्मॉग, बिकॉज ऑफ हाई EQI। So I think they should take it seriously as well. But as an example मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि हमने क्रॉप बर्निंग पाकिस्तान पंजाब के अंदर कंट्रोल करनी है, इट इज़ अ 160 बिलियन प्रोजेक्ट, 160 बिलियन रुपीस उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर ये क्वांटम के अंदर देखें तो दिस इज अबाउट 1/4 द डेवलपमेंट बजट ऑफ पंजाब। कोई हुकूमत एक साल में नहीं कर सकती, इसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का पार्ट होना पड़ेगा कि से ये तो अब आने वाले दिनों में पंजाब में जो पार्टियां इलेक्शन की बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं उनके मंशूर का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह बिजली एक हिस्सा थी कि भाई हम आपकी लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, इस तरह स्मॉग खत्म करना भी लोगों को आई होप इतना हम एजुकेट कर सकें सब मिलके कि ये लोगों पूछें अपने उम्मीदवारों से कि भाई आप स्मॉग के लिए क्या करेंगे। अच्छा बिलाल, आप लोग फैक्ट्रियाँ सील करते हैं, टायर जलाने की फैक्ट्रियों की बात होती है, भट्टों की बात होती है, ये हम ईंटों के भट्टों का कोई अल्टरनेटिव अभी तक नहीं ढूंढ पाए क्योंकि कराची में उस तरह से भट्टे नहीं होते हैं, अतराफ में ज़रा ब्लॉक्स वाला सिलसिला चलता है, फिर ये फैक्ट्रियाँ सील होती हैं, लेकिन हमेशा यही होता है कि हफ्ते 10 दिन बंद रहेंगी, फिर दोबारा से। टायर जलाने की फैक्ट्रियाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए शहरों में, आप एल्सवेयर भी शायद। बिल्कुल ऐसा है। और भट्टों के लिए भी ना यू कैन कम अप विद जोन्स के जहाँ आप भट्टे आप फील करें कि जिधर से हवा जो है हर वक्त फ्लो करती रहती है एंड इट फ्लोज अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो आप भट्टों के लिए एक जोन बना सकते हैं। रीज़न लोग भट्टों की तरफ जाते हैं इसके ईंट आपकी कंक्रीट की ईंट से थोड़ी सी सस्ती है। कराची तक वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से आई थिंक कराची के अंदर ट्रेंड है कि लोग कंक्रीट के ब्लॉक्स भी यूज करते हैं, ब्लॉक ही इस्तेमाल होता है जी। सो पंजाब के अंदर अभी भी वो ट्रेंड है। अगर हार्ड डिसीजन लेना है तो आप बिल्कुल बैन करते हैं, आप फिर करें। ये तो हुकूमत का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड होगा कि जी हमने भट्टे चलने नहीं देने, हम लोगों ने इस तरीके से बनी ईंटें नहीं करनी, लेकिन आप जो हैं वो सिर्फ कंक्रीट वाले ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन कंक्रीट ब्लॉक्स के लिए भी जो फिर आपको एनर्जी चाहिए होती है, सीमेंट के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होती है, उसके अंदर भी यू नीड टू गो टू क्लीनर फ्यूल्स। आप अभी तक कोयले के जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें, मेजर ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम कोल बर्निंग एंड व्हाट चाइना डिड वाज उन्होंने अपनी क्लीनर फ्यूल्स के ऊपर गए थे, उन्होंने अपनी गैस के ऊपर कन्वर्ट किए थे, मिनिमाइज की थी कोल बर्निंग और अपनी सिटी से ये सारी चीज़ें ज़रा दूर ले गए थे। सो ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बने 10 साल की कि हम लोग कैसे स्मॉग से निकल सकते हैं। बिकॉज अब स्टडीज जो हैं नॉलेज के जो फैक्ट्रियाँ आप सील करते हैं, चाहे वो टायर चलाने की फैक्ट्रियाँ हो, 10 दिन बाद वो दोबारा ऑपरेट कर रही होती हैं, बड़ा चैलेंज है। और हम लोग कोर्ट्स आस्क्ड अस कि इसके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, बट देन
ओनर्स जाके कोर्ट से ही स्टे ऑर्डर ले आते हैं. सो कभी कभार वेयर इन दिस पिकल के हम लोग what do we do, but sometimes we do take a stand कि जी एक हायर कोर्ट ने जो है वो कह दिया हुआ है कि हमने क्रैक डाउन करना है तो हमने क्रैक डाउन करना है. बट ये अब हम कितने केसेस और कितने इंडिविजुअल केसेस पे कर सकते हैं. एक पॉलिसी बना के उस सो यूड बी सरप्राइज्ड कि देयर वर नो स्मॉग रूल्स. यानी टायर पैरालिसिस प्लांट्स के लिए हम लोगों ने किसी को फाइन करना होता था तो हम लोगों को पुरानी कोई कोर्ट की जजमेंट यूज करनी पड़ती थी. पंजाब हुकूमत के पास कोई रूल्स नहीं थे कि यार किसी को अगर फाइन करना है किसी ऑफेंस के लिए तो उसको क्या फाइन होगा. अच्छा बिलाल, एक और बात, मतलब आज भी हमारे लिए सरकारी अफसरों के लिए, मिनिस्टरों के लिए जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं वही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर्स 3000 सीसी और 3500 सीसी और ये ऑल दैट. मतलब हम यहाँ से इतनी कॉमन सेंस तो किसी में होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी या हुकूमत में कि भाई ये जो अब हम अपने अफसरान को गाड़ियाँ देंगे ये हाइब्रिड गाड़ियाँ होंगी या ये चलें ईवी अगर ना भी हों तो कुछ तो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ हों. We've made a policy. So 2 weeks ago हम लोगों ने पॉलिसी पास की है कि अब मोटर बाइक जो खरीदी जाएगी पंजाब हुकूमत वो लेंगे हम इलेक्ट्रिक. सो 30% आपकी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. बट एक ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए किसी ना किसी को करने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक. चलें, आई एम सॉरी दैट इज ऑल द टाइम वी हैव. यू हैव मेड अ पॉलिसी. हम आपको दोबारा किस दिन बुलाएंगे इस पॉलिसी पे बात करने के लिए. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. एक और अचीवमेंट है एक पाकिस्तानी नौजवान की जो हमने सोचा आप तक पहुँचाएँ. क्यों ना पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे नौजवान जिस भी फील्ड में जाते हैं ना उन्हें वो अपने लिए जगह बना लेते हैं, रास्ते बनाते हैं और जहाँ खिदमत भी साथ साथ इन्वॉल्व हो तो फिर तो यू नो दे डोंट लुक बैक. ऐसी ही हमारी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आलिया. इनको अगेन मुत्तहिदा अरब अमारात में जो सबमिट चल रही है उसमें अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों में बेपनाह खिदमत की. मुतअद्दिद सैकड़ों इन्होंने कैंप्स लगाए, फ्री हेल्थ मेडिकल कैंप्स. So congratulations Dr. Alia. That is it for today. We're going to see you tomorrow. Have a good day.